आज मैंने गांव के पाटिल को यही बुलाया है ताकि न्याय प्रक्रिया में अब और विलंब ना हो। महादेव की कृपा से बाजी और उसके साथी सही सलामत वापस आए। उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी हो सकता था। उनके प्राण भी जा सकते थे और इस लापरवाही का दंड राधाबाई को मिलना ही चाहिए। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी आई का क्या दोष? उसे क्या पता कि वन में हमें दरोडेखोर मिल जाएंगे, और वन में हमने कई गुण सीखे। और गुण सिखाए बाई साहब, लेकिन शिष्टाचार सिखाना भूल गई आप। देखा कैसे बड़ों की बात काट रहा है। शिष्टाचार सिखाना नहीं आया और आप शिक्षिका बनने चली है। गुरुजी, मला माहिती है गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। जब मैंने इन तीनों को वन में देखा तभी मुझे इन्हें अपने आई बाबा के पास भेजना चाहिए था, पर मुझे नहीं पता था कि स्थिति इतनी मेरे नियंत्रण से बाहर चली जाएगी। नियंत्रण पाठशाला में होता है भाई साहब, वन में नहीं। पाठशाला और गुरु को गलत बता देना बहुत सरल है, लेकिन स्वयं गुरु बनना बहुत कठिन। मैं पूरे गांव के बालकों को नियंत्रण में रखता हूं और आप केवल 4 बच्चों को नियंत्रण में नहीं रख सकी। आज तक मैं बाजी को गलत समझता था, लेकिन गलत आप है भाई साहब। गीली मिट्टी अगर गलत आकार ले ले तो उसमें दोष मिट्टी का नहीं ना, दोष कुंभार का है। भाई साहब आप हमेशा कहती है ये बच्चे हमारा भविष्य है, बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, बच्चों के सपनों पर विश्वास करना चाहिए। ये बच्चे एक दिन स्वराज चलाएंगे। भाई साहब आपकी बड़ी बड़ी बातों ने बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है। गुरुजी, हम आपकी बात से सहमत हैं। एक गुरु ही बालक को सही मार्गदर्शन दे सकता है। अगर राधाबाई अपने बाजी को पाठशाला में नहीं पढ़ाना चाहती तो ये इनका व्यक्तिगत मामला है। गुरु शिष्य परंपरा हमारी संस्कृति की नींव है, और संस्कृति का विरोध किसी का व्यक्तिगत मामला कैसे हो सकता है? यह तो संपूर्ण व्यवस्था के विरोध छोड़ी गई एक चिंगारी है। इससे पहले ये आग हर बच्चे के मन में भड़के, इस चिंगारी पर रेत डाल के बुझाना होगा। जहाँ गुरु जी का अनादर होता है वहाँ देवता भी रूठ जाते हैं। शायद इसलिए हमारे बच्चों को इतने कष्टों से गुजरना पड़ा। राधाबाई को गुरुजी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए। मात्र क्षमा ही नहीं, इन्हें तो गुरुजी के चरणों में नाक रगड़नी चाहिए। इरादा ये है हुजूर कि आज तक लोग आसमान में टूटा हुआ तारा देख के जिंदगी की दुआ मांगते थे, लेकिन गुड़ी पड़वा के दिन सतारा के आसमान से एक ऐसा चलता हुआ तारा गिरेगा जो अपने अंगारों से सितारा के केले अजिंक्य तारा को जला के राख कर देगा। पर मराठी वो चूहे हैं जो मिट्टी में दबकर मरते नहीं बल्कि बिल बना लेते हैं। अगर तारा रानी ने भी यही किया तो हुजूर इस बार हम बिल में इतने छेद कर देंगे कि आग की लपटें वहां भी पहुंच जाएंगी। और आप इसे सातारा के अंदर पहुंचाएंगे कैसे? वो आप इस गुलाम पे छोड़ दीजिए हुजूर, ये सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाएगा। हमें बस आपकी इजाजत ही चाहिए। पर हुजूर ये चाल तभी कामयाब होगी जब इसमें ना किसी का दखल हो और ना ही किसी को इसका इल्म हो। आपको जिस हुक्मनामे पर मोहर चाहिए मिलेगी, बस ये चाल कामयाब होनी चाहिए। और सुनिए कमरुद्दीन खान, अगर आप कामयाब हुए तो ये आपके बादशाह का वादा है कि अवध की रियासत के नवाब आप होंगे। बादशाह सलामत ने इस गुलाम को इस लायक समझा, यही उसके लिए बहुत बड़ा इनाम है। इंशाअल्लाह हुजूर इस बार हम नाकाम नहीं होंगे। इंशाअल्लाह। अब लग रहा है कि हमारे अलावा कोई और भी है जो इन मराठियों को शिकस्त देकर मुगलिया परचम को लहरा सकता है।
रगड़ेगी। मेरी आई का कोई दोष नहीं है। बाजी, बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते। आई, अगर ये ऐसी नीची बात नहीं करती तो मेरी आवाज ऊंची नहीं होती। इन्होंने मेरी आई का अपमान किया है। ये सब कुछ उस बालों के कारण हुआ है। ना वो गुरुजी के मुंह पे कालिक मलता, ना गुरुजी गोटिया और बाकी मित्रों को डांटते, और ना ही वो डांट के भय से वन में आते। मैं उस बालू को छोड़ूंगा नहीं। बाजी, बाजी, देखा आपने, ये आक्रोश भरा है राधाबाई ने अपने पुत्र में, और इस आक्रोश को वो उत्साह और जोश का नाम दे रही है। राधाबाई, आपने सेनानी नहीं, उपद्रवी बनाया है। क्या मामा, अब भी आपको मेरा क्रोध अनुचित लगता है? अगर गांव के बड़ों ने मुझे दंड देने का निर्णय लिया है तो मैं उस निर्णय का विरोध नहीं करूंगी। हमारे गांव के बड़े हमारी न्याय व्यवस्था और निर्णय तीनों का मैं सम्मान करती हूँ। अगर पाटिल जी को ये लगता है कि मुझे गुरुजी के सामने नाक रगड़नी चाहिए तो मैं स्वीकार करती हूँ। जो लोग घायल हुए हैं उनकी चिकित्सा का प्रबंध किया जाए, और जो मारे गए हैं उनका पूरे राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आई तो ऐसा नहीं कर सकती। मैं तेरा अपमान होते हुए नहीं देख सकता। तो चला जाए यहाँ से, पर मैं अपने बड़ों के आदेश का पालन करूंगी। आई! बाजी, छोड़ो मुझे! मेरी आई किसी के आगे नाक नहीं रगड़ेगी। उठाई। हाँ जी। यदि मेरे आई ने मेरे लालन पालन में कोई गलती की है तो इसे दंड देने का अधिकार मात्र उसे है जिसने आज तक अपने बच्चों की परवरिश में कोई गलती ना की हो। क्या है इस गांव में कोई ऐसा जो सच्चे मन से अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सके कि उसने जाने अनजाने में कभी भी अपनी संतान को कोई बुरी आदत नहीं सिखाई हो, कभी भी किसी के डर के कारण सत्य नहीं छुपाया हो, किसी बड़े का अनादर नहीं किया हो, या फिर कभी भी बिना बताए ऐसी जगह पर नहीं गए हो जहां उनके आई बाबा ने उन्हें जाने से मना किया हो। पाटिल जी मेरी आई को मेरी गलतियों का जिम्मेदार बता रहे हैं। हाँ, तो बालक जो करते हैं उसके जिम्मेदार उसके माँ बाप ही होते हैं। तो फिर आपके बालकों ने जो किया उसकी जिम्मेदार मेरी आई कैसे हो गई? यदि परशु ईशु गोटिया बिना आपको बताए बनाए थे तो आपके तर्क के अनुसार दोष मेरी आई का नहीं आपका है, और आप चाहते हैं कि हम बच्चे शरारत ना करें, आपके जैसे वृद्ध बन जाएं। बाजी, मेरे बाबा कहते हैं यदि बालक और बंदर शरारत ना करें तो इसका मतलब ये है कि वो बीमार है। फिर वही बड़ी बड़ी बातें। तो बताओ, वन में जाके क्या सीखा? मेरी आई ने मुझे वन में दृढ़ता का गुण सिखाने के लिए भेजा था। अरे वाह, तो सीख ली दृढ़ता? मात्र दृढ़ता ही नहीं, और भी बहुत कुछ सीखा गुरुजी। जब मेरे मित्र मेरे साथ आ गए तो सीखा कि जब मित्र साथ हो तो हर जगह घर जैसे लगने लगती है। जब हमें लगा कि कोई वन्य पशु हमारा पीछा कर रहा है तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागे, और तब हमने सीखा कि जब संकट में कोई अपना हाथ थाम ले तो संकट बौना हो जाता है, और साहस ऊंचा। वहां अपने लिए स्वयं भोजन जुटाना पड़ा, तो आई के बनाए हुए भोजन का
अन्न का सम्मान करना सीखा। पहले चावल में एक कंकड़ आने पर गोटिया थाली सरका देता था, लेकिन वन में हमने वो बैर खाए जो मल्हारी खा रहा था। जब उन दरोडेखोरों ने मुझ पर अत्याचार किया तो मैंने सीखा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा गांव, ऐसा परिवार मिला जहां कोई अपने और दूसरों के बच्चों में भेद नहीं करता। मैंने सीखा कि सच्चे मित्र की परख संकट के समय ही होती है। गुरुजी, गीली मिट्टी को यदि आग में नहीं डाला जाए तो वो सदा गीली ही रहती है। मेरी आई ने मुझे एक कठिन परीक्षा में डाला, पर नहीं डालती तो क्या मैं और मेरे मित्र वो सब सीख पाते जो हमने सीखा है? बताइए गुरुजी, मेरी आई ने क्या गलत किया है? हाँ हाँ, बहुत कुछ सीख लिया तुम लोगों ने, पर तुम्हारे मित्रों ने अपने आई बाबा से झूठ बोला, उनका मन दुखाया, ऐसा क्या है? उन्होंने झूठ बोलकर गलती की, पर क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि उन्होंने झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो जानते थे कि उनके आई बाबा बिना पूरा सत्य जाने ही उन्हें डांटेंगे, उन्हें दंड देंगे। आपकी और मेरी आई की शिक्षा में सबसे बड़ा फर्क एक ही है गुरुजी। आप बच्चों को नियंत्रित करना चाहते हैं और मेरी आई अनुशासित। नियम दोनों में होते हैं, लेकिन नियंत्रण में स्वतंत्रता छीन ली जाती है और अनुशासन उन नियमों के साथ स्वतंत्रता से जीने का सही ढंग सिखाता है गुरुजी। ये मुगलों के सताए बेघर और बेसहारा लोग हैं। हम इनकी जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। चला। मेहनत मजदूरी कुछ भी कर लूंगी, पर हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैं और मेरा बच्चा सर उठाकर जिएंगे। क्या काम कर सकती हैं आप? इससे पहले पुजारी के पास काम करती थी। वहाँ पे भगवान की झांकियाँ सजाने से लेकर खाना बनाना, सफाई का काम, हर काम कर सकती हूँ। पर गुड़ी पड़वा के आयोजन के लिए पूरे किले को सजाया जा रहा है, आप वहाँ काम कर सकती हैं। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपके कारण हमारे बालकों ने इतना कुछ सीखा और हमने आप ही का अपमान किया। नहीं, आपको या किसी और को मेरी क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। बल्कि मैं तो कहती हूँ, जो आपने कहा, जो आपने किया, उसके लिए मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए। हाजी, आज मैं तुझे और एक गुण सिखाना चाहूंगी, कृतज्ञता। पता है बाजी, जो हमेशा हमसे अच्छा व्यवहार रखता है, हमारा उत्साह बढ़ाता है, हम उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहते हैं। पर सही में हमें उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए जो हमारा उपहास करता है, खड़ी खड़ी हमें चुनौती देता है, हम पर कभी विश्वास नहीं करता। काम आती है क्योंकि उसी के कारण हमें स्वयं को साबित करने की प्रेरणा मिलती है। आज तूने जो कुछ भी सीखा है, गुरुजी के कारण ही तो सीखा है। गुरुजी की तो ताड़ना में भी प्रेम छुपा होता है। लक्षात ठेव बाजी, जब तक पत्थर चिन्नी का मार नहीं खाएगा, मूर्त कैसे बनेगा? कल्ला? हाँ आई। आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया उसके लिए धन्यवाद। भाई साहब,
आज आपने हमें सिखा दिया कि परंपरा पुरानी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर यदि परंपरा बूढ़ी हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए, उस पर प्रश्न उठाना चाहिए। हम पुराने खंडहरों को संभालने में इतने उलझे हुए होते कि हमारे आंखों के सामने हो रहे नए निर्माण को नहीं देख पाते। आज आपने और आपके पुत्र ने हमारी आंखें खोल दी, हमें सिखा दिया कि बड़े बच्चों को सिखाते तो बच्चों से सीखते भी हैं। कहावत सुनी थी कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आज पता चला कि मरने वाले का नाम भी लिखा जा सकता है। इन दानों पर मराठी सरदारों के नाम लिखे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। जब आप जानते हैं कि यहाँ हवा भी हमारी मर्जी से चलती है, तो आपने सोच कैसे लिया कि कोई भी पैगाम हमसे बचकर निकल जाएगा? शहजादे कमबख्त ने आपका पैगाम बदल दिया और तारा रानी साहेब ने खुद अपने हाथों से आपके वफादार सरदारों का कत्ल कर दिया। अब हमारा रिश्ता तो कुछ ऐसा है कि आपके साथ धोखा करने का, चाल चलने का दिल ही नहीं करता। तारा काकी साहिब ने वफादारों को नहीं, मराठियों के गद्दारों को मारा है। तारा काकी साहिब मराठियों की तलवार हैं, और यदि महादेव की कृपा रही तो वो तलवार ऐसे ही मुगलिया सल्तनत की जड़ें काटती रहेगी। एक दिन चारों दिशाओं में मराठी ध्वज फहरेगा बादशाह सलामत। इतनी छोटी सी जीत पर इतना बड़ा ख्वाब देखना ठीक नहीं। आंखें इस ख्वाब का बोझ उठा नहीं पाएंगी। जो अरसे से एक अंधेरे में हो, उसे जुगनू की रोशनी में भी सूरज नजर आता है, मगर जुगनुओं के टिमटिमाने से सूरज नहीं उगता। और आपकी जिंदगी में तो उगेगा भी नहीं। लोग बाइज्जत रिहा किए जाते हैं शाहू जी, और आप वो शख्स हैं उम्र भर बाइज्जत मुगलों के कैदी बनकर रहेंगे। बाजी, तू कितनी जल्दी इतने सारे गुण सीख लिया, और अब तो तू सातारा जा रहा है अजिंक्य तारा देखने। उसके लिए सातारा जाने की क्या आवश्यकता है? तारा तो कहीं से भी दिख सकता है। अरे इशू, अजिंक्य तारा सातारा का किला है। वो तो मुझे पता था। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। क्या हुआ बाजी? कुछ नहीं, कुछ तो है। परशु के बारे में सोच रहा है ना बाजी? मित्रता टूटी, बुरा तो लगेगा ही ना गोटिया। मैं, तू, ईशु, परशु, चिमना, हम 5 एक हाथ की उंगलियां थी। एक उंगली कट गई, मन तो दुखेगा ही ना। इतना मन दुख रहा है तो क्षमा क्यों नहीं कर देता बाजी? शु जब गोटिया ने गुरुजी के भोजन के डब्बे में मेंढक रखा और तेरा नाम लगा दिया था, तभी तो तूने उसे माफ कर दिया था ना बाजी। जब यीशु ने गुरुजी के साथ दुर्व्यवहार किया, तभी तो तूने उसे माफ कर दिया था ना बाजी। पर मेरे मुंह में मिर्ची डालने के बाद तो मैं भी मिर्ची खा लूंगा। मैं जानता हूँ बाजी, मेरी भूल बहुत बड़ी है, पर राधा का कहती है ना, जो सच्चे मन से पश्चाताप करे उसे तो भगवान भी माफ कर देते हैं। ठीक है परशु, यदि तेरे मन में सच्चा पश्चाताप है तो मैं तुझे क्षमा करता हूँ।
बाजी, तूने मुझे माफ कर दिया, तो मित्र को गले क्यों नहीं लगा रहा? तूने जो किया मैं उसे माफ कर सकता हूँ, मैं भूल नहीं सकता। मैं भावुक हूँ, मूर्ख नहीं। बाजी, पर हम फिर से मित्र बन गए हैं ना। धागा टूटकर जुड़ तो गया, पर गांठ रह गई ना। मैं उनके गले नहीं लगता जो गले लगने के बहाने पीठ में छुरा भोग देते हैं। यदि तूने मात्र मेरे साथ छल किया होता तो मैं तुझे माफ कर देता, पर तूने गोटिया और ईशु के साथ भी छल किया। तो इतना स्वार्थी था परशु कि तू मेरे सबसे अच्छे मित्र गोटिया को वहीं मरने के लिए छोड़ देना चाहता था, क्योंकि उसके पाँव में चोट लगी थी और तभी तो उसे हमारे सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता थी। याद है ना परशु, स्वराज के लिए एकता बहुत आवश्यक है। तूने एकता तोड़ दी है। मैं तेरा शत्रु नहीं हूँ, पर मित्र भी नहीं रहा। बाजी, मैं अब तक प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे अगले जन्म में हलवाई के घर पैदा कर, ताकि सारा दिन मिठाई खा सकूं। पर अब से प्रार्थना करूंगा कि मुझे तेरे घर में तेरा भाई बनाकर पैदा कर। भाई तो इस जन्म में भी तू मेरा ही है, बस थोड़ा मोटा है, पर तू भाई मेरा ही है। जी। कल मैं परिवार के साथ सातारा जा रहा हूँ, पर तू नहीं जा रहा। तो ऐसा लग रहा है कि परिवार तो जा रहा है, पर पूरा परिवार नहीं जा रहा। तो मैं भी चलता हूँ। और मैं भी। नहीं रे गोटिया, मैंने आई से पूछा था, पर आई ने कहा वो तुम्हारे आई बाबू को और परेशान नहीं करना चाहती। ठीक है बाजी, तू कल सातारा जा, अजिंक्य तारा देख। हम दोनों यहीं से आसमान का तारा देख लेंगे। ऐशु हो रे। हुजूर, जब खुद की उम्र 4 दिन की बची हो तो दूसरे की उम्र के फैसले नहीं सुनाया करते। आप और आपकी मुगलिया सल्तनत अब ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, क्योंकि अगर आपके चारों बेटे भी चाहें तो भी एक अकेली तारा रानी साहिब को नहीं हरा सकते। जो भी हो, ये बादशाह अभी इतना कमजोर नहीं हुआ कि एक औरत से हार जाए। हम मुगल हैं, हम सिर्फ जमीन पर नहीं फलक पर भी हुकूमत करते हैं। आप लोग जमीन पे जाल बुनते हैं ना, हम आसमान में बुनते हैं। और अब जरा मुद्दे की बात। गुड़ी पड़वा के मुबारक मौके पर सातारा के आसमान में ऐसा धमाका होगा कि तारा रानी साहिब और अजिंक्य तारा गढ़ दोनों खाक में मिल जाएंगे। गुड़ी पड़वा के मुबारक मौके पर सातारा के आसमान में ऐसा धमाका होगा कि तारा रानी साहिब और अजिंक्य तारा गढ़ दोनों खाक में मिल जाएंगे। जब तक मुगल सल्तनत में कमरुद्दीन जैसे जाबाज और शातिर सिपाही मौजूद हैं, मुगलों की हस्ती कभी नहीं मिटेगी। गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत मुबारकबाद।
आई मैंने परशु को क्षमा तो कर दिया, पर कब से एक ही प्रश्न बार बार मेरे मन में घूम रहा है। कौन सा प्रश्न? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यदि परशु जैसे दोस्त भी संकट के समय धोखा दे देंगे तो मैं स्वराज की लड़ाई कैसे लड़ूंगा? स्वराज के सिपाहियों का तो एक दूसरे पर अटूट विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। रणनीति में विश्वास करते करते भी विश्वासघात के लिए तैयार रहना चाहिए बाजी। और यदि तू सतर्क रहता तो बात आज यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। तुझे पता होना चाहिए था कि परशु क्या सोच रहा है। अपने साथी से सवाल पूछो, उसके मन को पढ़ो, तभी तुम उसे समझ पाओगे। कर लगा? यही जिज्ञासा वो तेरा अगला गुण है जो मैं तुझे वापस लौटने पर सिखाऊंगी। आई तो अजिंक्य तारा आई। यदि अजिंक्य तारा इतना बड़ा है तो पूरा का पूरा सतारा कितना बड़ा होगा? माथे पर मिट्टी क्यों लगा रहे हो? भैया, पवित्र स्थान की मिट्टी भी पवित्र होती है। भाव, ये मंदिर नहीं है, किला है, किला। ये मंदिर है भैया, स्वराज का मंदिर। बाबा कहते हैं कि सातारा मात्र मराठी साम्राज्य की राजधानी ही नहीं, मराठी साम्राज्य का हृदय भी है। अजिंक्य तारा हमारी शक्ति, स्वतंत्रता और सभ्यता का प्रतीक है। भैया, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम मूर्ति को प्रणाम नहीं करते, उस मूर्ति में बसे भगवान को प्रणाम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह मैं भी इस किले को प्रणाम नहीं कर रहा, इस किले में बसे स्वराज के भाव को प्रणाम कर रहा हूँ। इस मिट्टी का आशीर्वाद ले रहा हूँ ताकि स्वराज का सच्चा सिपाही बन सकूं। फिर तो श्रीमान चिमनाजी साहेब भी इस मिट्टी का आशीर्वाद लेंगे और मैं भी। चला। बाबा, बाबा, सरकार, बाबा, गुड़ी पाड़वा का इससे अच्छा उपहार हो ही नहीं सकता। आज मेरा सबसे बड़ा सपना पूर्ण हो गया। अब मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रुकूंगा। ये तो हमारी पाठशाला से भी बहुत बहुत बड़ा खर्च है। मुझे भी अपनी गुड़िया का विवाह सातारा में करना चाहिए था, उसे इतना बड़ा ससुराल मिलता। चला अंदर चल के देखें।
क्या बात है? आप मुस्कुरा तो रहे हैं पण परेशान लग रहे हैं. काय झालं? आपसे कुछ भी छुप नहीं सकता सरकार. हम नहीं चाहते थे कि आप सब गुड़ी पाड़वा पर यहाँ अजिंक्य तारा आए, क्योंकि गुड़ी पाड़वा पर एक हमले की आशंका है. पर जब किले के सभी कर्मचारियों के परिवार यहाँ आए तब कायर बनकर आप सबको यहाँ आने के लिए कैसे रोक सकते थे? किस हमले की आशंका है बाबा? हमारे पास सूचना है बाजी कि औरंगजेब गुड़ी पाड़वा पर कुछ करने वाला है, और वो कब कहां कैसे वार करेगा ये कोई नहीं जानता. इसलिए अजिंक्य तारा की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. पर बाबा, अजिंक्य तारा का अर्थ होता है वो तारा जिसे कभी जीता ना जा सके. तो फिर इस पर हमला कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है. योद्धा के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं होना चाहिए. उसे हर संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए बाजी. बाबा, क्या किले की सुरक्षा के लिए मैं भी कुछ कर सकता हूँ? क्यों नहीं बाजी. सावधान रहो, सब पर दृष्टि रखो, और कोई भी कहीं भी कुछ भी सामान्य से अलग लगे उसकी तुरंत हमें सूचना दो. हमें एक आवश्यक कार्य के लिए पुस्तकालय जाना है. विश्राम कीजिए. ये तो अमी. अजिंक्य तारा घूमने चले? भाऊ, हम तो ये कक्ष देखकर ही थक गए. थोड़ी देर विश्राम करें. और मैं नमकाड़ी तेल से मेरे दूध के दांत मांजूंगी. बाबा कहते हैं योद्धा को अपने शस्त्रों का स्वयं ख्याल रखना पड़ता है. ये चाबियां लीजिए बालाजी. इससे आप पुस्तकालय के विशिष्ट कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे. लीजिए, आदत डाल लीजिए बालाजी. आगे चल के आपको इससे भी बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी. गुड़ी पाड़वा के उत्सव पर सरदार आणि राज्य के अतिथि यहाँ से प्रवेश करेंगे. सामान्य प्रजा यहाँ से, आणि अतिथियों के रुकने की व्यवस्था होगी यहाँ. तुम महल में रुकैया नहीं, रुकमनी बनकर जाओगी, और महल की खास सजावट अपने हाथों से करोगी. और फिर मौका पाते ही यह पता करोगी कि वहां कौन सा ऐसा बिल है जहां खतरे की आहट होते ही तारा रानी अपने बेटे राजे को लेकर दुबक सकती है
और फिर उस बिल में इतने छेद करना कि जब गुड़ी पाड़वा में आसमान से आग बरसे तो उस बिल तक पहुंच जाए। पर ख्याल रहे, काम बहुत होशियारी से होना चाहिए और किसी को कानो कान खबर ना हो, खास करके उस बालाजी को। आप बेफिक्र रहिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बालाजी को हराकर ये रुकैया अपनी बहन परवीन की मौत का बदला जरूर लेगी। यदि गोटिया भी यहाँ होता तो कितना आनंद आता। रहा वो बिल जहां मुझे इतने छेद करने हैं कि हमारी आग की लपटें इसके अंदर भी घुस जाए।
तुमने हमारे आजोबा की तलवार को छूने का साहस कैसे किया? और हो कौन तुम? मी श्री बालाजी विश्वनाथ भट्ट का पुत्र बाजी। होए का? वैसे तो तुम्हारे पिता अनुशासन, संस्कृति, परंपरा की बातें करते हैं, पर अपने ही पुत्र को नहीं सिखा पाए कि राजवंशियों में और सामान्य नागरिकों में क्या अंतर होता है। क्या अंतर होता है, आप ही बता दीजिए। अंतर होता है अधिकार का, रगों में दौड़ते रक्त का। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार है, उनकी विरासत है। इसे छूने का अधिकार मात्र उन्हीं को है जिनके रगों में राजवंश का खून दौड़ता है। रक्त किसी के भी रगों में हो, रंग तो लाल ही होता है। रंग तो हीरे और कांच का भी एक ही होता है, पर रंग एक हो जाने से मूल्य एक नहीं हो जाता। राजा का खून बहने से बचाने के लिए हजारों सैनिक अपना खून बहा देते हैं, और इसीलिए राजा सबसे बड़ा होता है। और प्रजा को बचाने के लिए एक सच्चा राजा अपना रक्त बहा देता है, इसीलिए प्रजा सबसे बड़ी होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये स्वराज विरासत से नहीं पाया था, उन्होंने भी ये स्वराज अपना रक्त बहाकर पाया था। मात्र अपने वंश के लिए नहीं, इस मिट्टी की हर संतान के लिए। ये मराठी स्वराज किसी राजवंश का नहीं, प्रत्येक मराठी का है, और छत्रपति शिवाजी महाराज प्रत्येक मराठी के हैं। तुम्हारा इतना साहस कि तुम अपने राजा से बहस कर रहे हो? निकलो यहाँ से, निगाह। विरासत मात्र रक्त की ही नहीं होती, भावना की भी होती है। आपके अंदर रक्त का अभिमान है, तो मेरे अंदर कर्म का स्वाभिमान है, और कर्म रक्त से बड़ा होता है। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद रहा तो ये बात मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। ये कौन है और इस स्थिति में भाग क्यों रही है? रुक्मणी जी, ये हमारा परिवार है। हमारी पत्नी राधा, छोटा बेटा चिमना। बाबा, श्रीमान चिमना जी साहेब। ओह, श्रीमान चिमना जी साहेब। आणि ही भीव, और ये रुक्मणी जी है, अब यहीं काम करती है। ये सारी चीजें इन्होंने बनाई हैं। काकी, आप भी मुझे इतने अच्छे सुंदर सुंदर चीजें बनाना सिखा दो। मैं आपको मेंढक पकड़ना सिखाऊंगी। संभाल कर भी। और ये हमारा बड़ा बेटा। इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। कहाँ? थोड़ी देर पहले पुस्तकालय के पास वाले गलियारे में। ये बहुत जल्दी में थी, हम दोनों लगभग टकरा ही गए थे। मैं इनसे क्षमा मांगने वाला था, पर ये चली गई। शायद तब इन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। मुझे तभी लगा था इन्हें ऐसी अवस्था में इतनी तेजी से नहीं चलना चाहिए।
ये मुगलों के सताए बेघर और बेसहारा लोग हैं। हम इनकी जिम्मेदारी आपको सौंपते हैं। क्या काम कर सकती हैं? इससे पहले पुजारी के पास काम करती थी। गुड़ी पड़वा के आयोजन के लिए पूरे किले को सजाया जा रहा है, आप वहां काम कर सकती हैं। जिसने पुस्तकालय में हमारे कागजात देखे थे, कहीं वो रुक्मणी तो नहीं है? आप पुस्तकालय के पास क्या करने गई थी? वो आप पुस्तकालय की ओर क्या करने गई थी? वो मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आपने कहा था ना कल सुबह की पूजा के लिए सामग्री की सूची बनानी थी, इसलिए आपको तलाश रही थी। अच्छा, अगर आपको बाबा से ही मिलना था तो फिर आप भाग क्यों रही थी? वो मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, ऐसे में उबकाई आने लगती है तो मुझे डर लगा था कि कहीं उल्टी ना हो जाए, इसीलिए। मैं समझ सकती हूँ, जब भी यूं होने वाली थी तब मेरा भी जी ऐसे ही मचलता था। अब ध्यान रखना। मैं इसकी ताई हूँ ना, तो जब भी इसको खट्टा खाने का मन होगा मैं ऐसे ही लीला कर दूंगी। संभाल कर भी हो। इस अवस्था में आपको इतना श्रम नहीं करना चाहिए रुक्मणी जी। किसी को उबकाई आएगी तो वो मुंह पर हाथ रखकर भागेगा, पेट पर क्यों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रुक्मिणी काको को छुपा रही हैं। बाबा, गुड़ी पाड़वा का उत्सव कब आरंभ होगा? सांगा ना। उत्सव तो आरंभ हो ही गया, समझो बेटा। अभी महिलाएं आंगन में रंगोली बनाएंगे, फिर राज्य से कोने कोने के आए हुए हमारे मराठी सरदार वहां सम्मिलित होंगे, फिर बहुत सारे सातारा के संभ्रांत नागरिक महाराज शिवाराजे को शुभकामनाएं देने आएंगे। एक तरफ महिलाओं का कार्यक्रम चलेगा और दूसरी तरफ पुरुषों का। ये कार्यक्रम देर रात तक चलेगा, फिर सुबह गुड़ी की पूजा की जाएगी, फिर गुड़ी पाड़वा मनाया जाएगा। हमें नीचे देखकर चलने की आदत नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। सुना है आप बड़ा सुंदर गाती हैं, गाइए ना। आला ग चैत्राचा महिना, नववर्षाचा वर्षाचा आनंद असो सदेना। आला ग चैत्राचा महिना। कहते हैं भूखा पेट से गाता है, झूठा कंठ से और सच्चा दिल से गाता है। ये आवाज सीधी दिल से निकल रही है। ना,
आंब्याच्या पानाचं उंच ये कौन है? जी ये बालाजी की पत्नी राधाबाई है। उंच उंच घोडीवर शौर्य मराठी जनाचं आला ग चैत्राचा महिना तारी प्रणाम राणी साहब। प्रणाम राणी साहेब, गुडी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। आपको भी शिवबाई। आपकी पुत्री आई है ना आपके साथ? हो, आलिया है, रात्रि के महिला उत्सव में कृष्ण प्रसंग प्रस्तुत कर रही है। पीयू? पर मुझे नहीं पता क्या कर रही है, बिल्कुल नहीं बताया उसने। आपने क्या नाम बताया था उसका? काशी। काशी। भाई साहब, हाँ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूं। हाँ रुक्मिणी, मैं देख लूंगी, जा। आपने रुक्मिणी काकू को देखा क्या? वो अभी अभी यहाँ आई थी। नहीं तो आखिर वो गई तो गई कहाँ? ये है वो बिल जहां मुसीबत के वक्त तारा रानी साहिब और राजे छिपते हैं। अब मैं इस बिल के इस पिछली दीवार में इतने छेद करूंगी कि ये बिल भी तारा रानी साहिब और राजे को हमारी आग की लपटों से नहीं बचा पाएगा। इसी बिल में मराठी रियासत हमेशा के लिए खाक में मिल जाएगा। का रुतबा जितना ऊंचा, उनकी सोच इतनी ही गहरी। बालाजी जैसे शरीफों को उनकी शराफत ही ठग लेगी। ऐसे तो हर चीज पर शक करते हैं, पर एक हामला औरत को इज्जत भी देते हैं और सहूलियत भी। उन्हें क्या खबर कि मैं हर रोज इस मटके में बारूद भर भर कर ले आ रही हूँ। मैंने ये बारूद यहाँ की सजावट की हर चीज में मिला दिया है। गुड़ी को ये बुरी नजर टालने का जरिया समझते हैं, अब इसी गुड़ी की बुरी नजर इन्हें लगने वाली है, क्योंकि हर गुड़ी तेल और बारूद से भरी हुई है। हर गुड़ी एक सोया हुआ शोला है जिसे आग का लम्स मिलते ही जाग जाएगी।
और फिर पूरा का पूरा अजिंक्य तारा हमेशा के लिए खाक में मिल जाएगा। अब सातारा को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। जिससे भी ये मटका टूटा है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो मैं रास्ता भटक गया था। यहाँ पे किसी का भी आना जाना मना है, जाओ यहाँ से। कद के साथ साथ अक्ल भी उम्र से बड़ी है। बाप शेर तो बेटा सवा शेर। अब इस सवा शेर का शिकार तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल सवाल ये है कि इस मटके का अब मैं क्या करूं। भाऊ, 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 आप यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ आंगन में बहुत मजा आ रहा है। मैंने और आई ने गुड़ी लगाने में सबकी सहायता भी की और मैंने महल के 2-3 बच्चों को अपने दूध के दांतों से डरा भी दिया। आप भी चलो ना। भाऊ, चलो ना। आप क्या सोच रहे हो? भाऊ? अरे मैं कुछ सोच रहा भी हूँ। क्या? यही कि रुक्मिणी काकू इतनी अजीब क्यों लग रही हैं? वो बार बार झूठ क्यों बोल रही हैं? पहले भी उन्होंने पापा से कहा कि उन्हें उक्का ही आ रही है, पर असल में ऐसा नहीं था। और अब उन्होंने आई से कहा कि वो बहुत थक गई हैं और फिर इतनी तेजी से चलने लगी कि मैं भी उनका पीछा नहीं कर पाया। वो बड़ी विचित्र हैं। बियू, हंस क्यों रही है? विचित्र से मुझे याद आया कि उनके पेट से कैसी विचित्र आवाज आती है। एक बार मैंने 8 मोदक खा लिए थे तो मेरे पेट से भी विचित्र आवाजें आ रही थी, पर उनके पेट से तो बहुत विचित्र आवाजें आती है। कैसी आवाजें? जब भी मैंने उनके पेट पर कान लगाया था तो ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई मटके पर कान लगाकर सुनने में आते हैं। क्षमा कीजिएगा काकी। बियू, एक काम करेगी? हाँ भाऊ। तो चल। संदेह सही था, रुक्मिणी काकू गर्भवती नहीं है।
भियू, आई ने तुझे काकू को परेशान करने से मना किया था ना। तो चल, महिला उत्सव शुरू होने वाला है, चल जल्दी। रुको रुको, मैंने कोकम का शरबत बनाया है, तुम दोनों के लिए लेके ही आ रही थी। अब तुम लोग आ ही गए हो तो पी के जाना। कोकम का शरबत? वो तो मेरा सबसे प्रिय है, मैं तो इसे सारा पी जाऊंगा। और वैसे मुझे बहुत प्यास लगी थी। चल भी पटकन चल। इस शरबत में मैंने ऐसी दवा मिलाई हुई है कि बाजी कुछ ही पल में सो जाएगा और फिर नींद में ही उसकी धड़कन बंद हो जाएगी। किसी को खबर होने से पहले ही हो चुकी होगी बाजी की मौत। यदि किसी ने महल का नक्शा जानने का प्रयास किया है तो इसका एक ही अर्थ है कि शत्रु अंजिक तारा में प्रवेश कर चुका है। और दादाजी, यदि शत्रु यहाँ प्रवेश कर चुका है तो उसने अब तक रानी साहब और महाराज पर वार क्यों नहीं किया? राणा जी, सब कुछ ठीक है ना? रानी साहब और रानी साहब, सब कुछ ठीक है। हम लोग महिलाओं के उत्सव की तैयारियों के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। और रानी साहब, आपने रानी साहब को सचेत क्यों नहीं किया? लाला जी, भीड़ में अगर सांप निकल जाए ना तो सांप का शोर सांप से ज्यादा लोगों की जान ले लेता है। अगर हमारे अलावा किसी और को ये बात पता चली ना तो पूरे अंजिक के तारा में अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए हमें शोर नहीं मचाना है, चुपचाप सांप को ढूंढकर उसके फन को कुचल देना है। उत्सव आरंभ होने वाला है, सारे अतिथि आ चुके हैं, ऐसे में इतनी जल्दी शत्रु को कैसे ढूंढेंगे? मुझे पता है वो कौन है। मेरा संदेश सही था, रुक्मिणी काको झूठ बोल रही है, वो गर्भवती नहीं है। मैंने कोकम का शरबत बनाया है, तुम दोनों के लिए लेके ही आ रही थी। अब तुम लोग आ ही गए हो तो पी के जाना। मुझे संदेह हो गया था कि उस शरबत में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैंने भियू को शरबत का एक बूंद भी नहीं पीने दिया और बाद में सरसों का घोल बनाकर। लेकिन सरसों का घोल पीने से उल्टी होती है, ये तुम्हें कैसे मालूम? आई मुझे गुण, शास्त्र और वेदों के साथ साथ आयुर्वेद भी पढ़ा रही है। लाला जी, आपका पुत्र तो आपसे भी ज्यादा तेज है। इससे पहले कि रुक्मणी कुछ करे, हमें उसे रोकना होगा बालाजी। चला। लगता है भाग गई। खास महल से बाहर जाने के सभी दरवाजे बंद करवा दो। हो दाना जी। यदि रुक्मणी को ऐसा लगता है कि उसने बाजी को चकमा दे दिया है तो वो तारा रानी साहब और महाराज पर हमला किए बिना यहां से क्यों जाएगी? महल में ही कहीं छिपी होगी, पर कहां? मुझे पता है वो कहां हो सकती है।
टूटा हुआ मटका यही देखा था। ये तो आपातकाल के लिए बनाया हुआ कक्ष है। वो यहाँ क्या करने के लिए आई थी? लगता है आपातकाल कक्ष तक पहुंचने के लिए उसने नक्शा देखा था। पर ताला तो जो कहते हो है। वो यहाँ आई थी तो उसने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मेरे आने की आहट सुन ली थी और इसीलिए मटका फूट जाने के कारण वो यहाँ पर जो करने आई थी वो कर नहीं पाई। हाँ, ये भी हो सकता है। अंजे आपातकाल कक्ष सुरक्षित है। खाना जी, मैंने सभी द्वार बंद करवा दिए हैं और रुक्मिणी भी अभी तक महल के बाहर नहीं गई है। खास सभी सिपाहियों को इकट्ठा करो, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। हो नहीं, यदि रुक्मिणी अजिंक्य तारा में अभी तक है, इसका अर्थ यह हुआ कि वो नहीं जानती है कि उसका भेद खुल चुका है और उसे इस बात का संदेह भी नहीं होना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो स्वयं बाहर आ जाए। पर ये होगा कैसे? एक रास्ता है, मैं वो करता हूँ जो वो चाहती है। मैं सो जाता हूँ बाबा। नमस्ते। बूंदी का लड्डू। अच्छा गाती हो तुम, लेकिन पहले तुम्हें देखा नहीं यहाँ पर। नहीं, हम लोग पहली बार सतारा आए हैं, दरअसल सासवड़ से। सासवड़? जी। वो तो बहुत छोटा सा गांव है ना, म्हणजे वहां पर रहने के बाद यहाँ तो तुम्हें बहुत पराया पराया लगता होगा। सासवड़ हो या सातारा, काय फरक पड़तो? देश अगर अपना हो तो कुछ भी पराया नहीं लगता। आपकी बेटी नहीं दिखाई दे रही। आज वो कृष्ण की भक्ति में प्रसंग प्रस्तुत करने वाली है ना? हो, पर वो क्या करेगी ये किसी को नहीं पता। ऐसी है काशी, सबसे सुंदर, सुशील और बुद्धिमान, इतनी सी आयु में सर्वगुण संपन्न। बिल्कुल हमारे बाजी भाव की तरह। बाजी भाव भी नृत्य कुशल है। बिहू? हमारा मतलब था कि इतने से आयु में बहुत सारे गुण उनमें भी है। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे बाप? वो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या खा लिया था, बेहोश हो गया अचानक। वैसे चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। वैद्य जी ने दवाई दे दी है और कह रहे थे कि जल्दी होश आ जाएगा। बरा। तब हम भाव से पूछेंगे कि हुआ क्या था। बरा। मिलते हैं। चल भी। सोचा था कि मैं मौका देख के इन औरतों की भीड़ के साथ ही इस महल से बाहर निकल जाऊंगी, पर अगर उस बाजी ने बालाजी के सामने अपना मुंह खोल दिया तो बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। उसके मुंह खोलने से पहले ही मुझे उसे खामोश करना ही होगा। अब तकिए क्यों लगा रहे हैं? मैं ही सो जाता हूँ ना। नहीं बाजी, वो कोई साधारण अपराधी नहीं है। मुगलों की भेजी हुई हत्यारिन है, वो कुछ भी कर सकती है। पर बाबा, यदि उन्हें मैं नहीं दिखा तो उन्हें संदेह हो जाएगा कि ये सब एक चाल है। वो सतर्क हो गई तो आप ना उन्हें पकड़ पाएंगे और ना ही ये जान पाएंगे कि वो यहाँ क्या करना चाहती थी। जानते हैं बाजी, पर बेटा हम तुम्हारे प्राण तो संकट में नहीं डाल सकते ना। बाबा, आप ही ने तो मुझे सिखाया है ना कि वीर मृत्यु के नहीं मातृभूमि की चिंता करते हैं। और आप अभी मुझे ये करने से रोक रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक मेरे बाबा की नजर मुझ पर है, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता।